नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आपके सामने मैं शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। जितना भी दोस्तों 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में निचोड़ है। ठीक है, अगर जो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से आपका एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कॉर्निया, बी में लिखा हुआ है आइरिस, और सी में लिखा हुआ है रेटिना, और डी में लिखा हुआ है पुतली। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग जो है दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दोस्तों दान में दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों उत्तल लेंस, बी में लिखा है अवतल लेंस, सी में लिखा है बेलनाकार लेंस, और डी में लिखा हुआ है उत्तल एवं अवतल दोनों। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए, जिस इंसान को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, मगर दूर की वस्तु दोस्तों उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और इस दोष में दोस्तों किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिस इंसान को दोस्तों दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, मगर निकट की वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और इस दोष में दोस्तों किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया इसमें कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 सेंटीमीटर, बी में लिखा है 15 सेंटीमीटर, और सी में लिखा है 20 सेंटीमीटर, और डी में लिखा है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आपको बताना है इस प्रश्न में कि सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, तब 25 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पक्षमाभि, और यहाँ देखिए बी में लिखा है परितारिका, और सी में लिखा हुआ है नेत्र लेंस, और डी में लिखा है रेटिना यानी दोस्तों दृष्टिपटल। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाँचवा नंबर। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वह है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल, और बी में लिखा हुआ है पीला, और सी में लिखा हुआ है बैगनी, और डी में लिखा हुआ है हरा। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वह कौन सा रंग होता है, तो बैगनी होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से दोस्तों होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है वह कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 6 नंबर। मानव नेत्र में ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कि किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बी में लिखा हुआ है अवतल लेंस होता है, और सी में लिखा है उत्तल लेंस होता है, और डी में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, तो उत्तल लेंस दोस्तों लगा हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन में है जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर।
समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 25 मीटर, बी में लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी में लिखा है 25 मिलीमीटर और डी में लिखा हुआ है अनंत। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो दोस्तों अनंत होता है दूर बिंदु। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे आपका दोस्तों समान नेत्र है, ठीक है, आप मानव है, आपका समान नेत्र है, तो हम लोग दोस्तों दूर कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों समान मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और जब आपसे पूछेगा कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है, तो निकट बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है P बराबर यानी पावर बराबर दोस्तों 1/f। और एफ जो होता है दोस्तों क्या चीज़ में होता है? मीटर में होता है। ये आपको याद रखना है, एफ क्या चीज़ में होता है? मीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फोकस दूरी दोस्तों 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी क्षमता क्या होगी पूछा है, यानी कि P आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो फोकस दूरी दिया हुआ है दोस्तों ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे यहाँ फोकस दूरी क्या है? मीटर में होता है। तो देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर में था दोस्तों और इसको मीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा तो बी बचे के 100 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए P बराबर निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा? 5 डायोप्टर निकलेगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 5 डायोप्टर दोस्तों कोई भी ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन में डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और दोस्तों इसको भूल कर भी आप -5 डायोप्टर आंसर में नहीं लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों हमारा पॉजिटिव होती है, तो इसमें दोस्तों +5 डायोप्टर हमारा आंसर इसका होगा। कहने का मतलब यहाँ पर माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो आप भूल कर भी -5 डायोप्टर आंसर नहीं लगाइएगा। तो देखिए +5 डायोप्टर तो हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। स्पेक्ट्रम प्राप्ति के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कांच की सिल्ली, बी में लिखा हुआ अवतल दर्पण, सी में लिखा है उत्तल लेंस और डी में लिखा हुआ प्रिज्म। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्ति के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जब मानव नेत्र दोस्तों किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमारे नेत्र पर कितना समय के लिए बना हुआ रहता है? तो 1/10 सेकेंड के लिए दोस्तों बना हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमारे आँख पर दोस्तों 1/10 सेकेंड तक इतना समय तक दोस्तों बना हुआ रहता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। तरंगदैर्घ्य को संभवतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ई में लिखा है दोस्तों कि कैंडेला के रूप में, और बी में लिखा हुआ है जूल के रूप में, और सी में लिखा है एम्पियर के रूप में, और डी में लिखा है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कि समान होती है, और बी में लिखा है भिन्न भिन्न होती है, और सी में लिखा है ए और बी दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप इस वीडियो का स्किप ना करें। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ
साफ नहीं देख सकता है उस दोष में होता है। तो देखिए दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है मगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो वही तो आपको प्रश्न में पूछा गया है कि जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है वो निकट की वस्तु स्पष्ट देखता है और दूर की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है। और देखिए जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है। और इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हमारा राइट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कम, और बी में लिखा है ज़्यादा, और सी में लिखा है समान, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, समान होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, प्रकाश किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों लाल, और बी में लिखा हुआ पीला, और सी में लिखा हुआ बैगनी, और डी में लिखा हुआ हरा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि प्रकाश किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तब लाल का होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और दोस्तों प्रकाश के किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो सबसे कम होता है तो बैगनी का होता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पूछा गया है कि तारे टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए में लिखा है वायुमंडलीय परावर्तन लिखा है दोस्तों, सॉरी। और यहाँ पर देखिए बी में लिखा हुआ है कुल परावर्तन, और यहाँ पे सी में लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है कुल अपवर्तन। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि तारे टिमटिमाने का कारण है तो क्या उसका कारण होता है दोस्तों, तब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कॉर्निया, बी में लिखा है परितारिका, सी में लिखा है रेटिना, और डी में लिखा है पुतली। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो परितारिका होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। और दोस्तों इससे पहले हम भौतिक विज्ञान का दोस्तों पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन कर चुके हैं, उसका सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। और दूसरा चैप्टर दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रकाश का अपवर्तन, इसका भी दोस्तों जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बता चुके हैं। अगर जो आप ये वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए। और दोस्तों इसमें से जितना भी प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप हमेशा के लिए उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए काफ़ी ही सारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ लाल, और बी में लिखा हुआ पीला, और सी में लिखा है दोस्तों नीला, और डी में लिखा हुआ है नारंगी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है, तो नीला जो है दोस्तों रंग ये अधिक परिकीर्णन करता है वायुमंडल में। ठीक है, और इसी के कारण दोस्तों आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, बी में लिखा हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष, और सी में लिखा है जरा दूर दृष्टिता, और यहाँ पे डी में लिखा है मोतियाबिंद। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सीय लेंस
द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूर दृष्टिता दोष को दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जरा दूर दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को होता है, ठीक है। और इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। इसी के कारण दोस्तों इसे हम द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसमें अवतल लेंस भी रहता है और उत्तल लेंस भी रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल लेंस, बी में लिखा है अवतल लेंस, सी में लिखा है बेलनाकार लेंस और डी में लिखा है उत्तल एवं अवतल दोनों। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है, मगर निकट की वस्तु दोस्तों उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इस दोष में दोस्तों किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी आपको साथ में याद रखना है कि जिस इंसान को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा मगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इस दोष में दोस्तों किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है। ये सारा पॉइंट्स दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए इससे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 3 और बी में लिखा हुआ 7 और सी में लिखा हुआ यहाँ पे 6 और डी में लिखा हुआ 5। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और बी में लिखा है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड और यहाँ सी में लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डी में लिखा है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों निर्वात में प्रकाश की जो है चाल है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ नीला, बी में लिखा हुआ लाल और सी में लिखा है काला और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हवा, बी में लिखा हुआ है जल, सी में लिखा है शीशा और डी में लिखा हुआ हीरा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो दोस्तों हवा में है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, ये प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल, बी में लिखा हुआ है काला और सी में लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों नीला और डी में लिखा हुआ है उजला। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। ये HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल, बी में लिखा हुआ है पीला, सी में लिखा हुआ है बैगनी और डी में लिखा हुआ है हरा। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों जो ऑप्शन आपको राइट लग रहा है इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण था दोस्तों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से, ये आपको हम यहाँ पर करवाएं। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों उसे नोटबुक पर लिखकर आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए थे, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए पढ़ाई अभी बहुत ज़रूरी है, कहीं भी बेकार का समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।